नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टी हॉल में अब तक आप लोगों ने सुना कि मिसेज गायकवाड अनाया की बेइज्जती करती है, जिस वजह से अनाया को गुस्सा आता है और वह बेला को इशारा करती है और गुस्से में हर्षवर्धन से बोली कि वह एक्सप्लेन करें, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वही हर्षवर्धन जो अपनी बीवी को हमेशा ही प्यारी और नटखट हरकतें करता हुई ही देखता था और उसका ये रूप हमेशा ही दुश्मनों के लिए ही होता था, लेकिन आज यह उसके लिए था, इसीलिए उसे डर भी लग रहा था। वह जानता था कि कुछ भी हो जाए, अनाया कभी भी उसे इस तरह से पूरे नाम से नहीं बुलाती थी। अगर अनाया ने ऐसी हरकत की थी तो जाहिर सी बात है वह गुस्से में थी। वैसे भी गुस्सा उसके लिए और उनके बच्चों के लिए ठीक नहीं था, इसलिए हर्षवर्धन अनाया को प्यार से देखते हैं और उसे अपने नजदीक करते हुए उसके माथे पर किस करके बोला, शांत हो जाओ बीवी, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वैसे भी ऐसे लोग तो कई होंगे जो तुम्हारे पति के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम हर किसी से नाराज होती रहो। अब खुद को शांत करो, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वह अपनी डरावनी आवाज में गायकवाड़ परिवार को देखते हुए बोला, और आप लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं एक बार फिर बता देते हूँ, ये जो मेरे पास खड़ी है वह मेरी पार्टनर है, अनाया हर्षवर्धन रावत, यानी कि मेरी बीवी। इसीलिए बेफालतू की मेरे साथ रिश्तेदारी जोड़ना बंद करो और आगे से ध्यान रखना, बेइज्जती अपनी औकात के हिसाब से करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार बेइज्जती करने के लिए आप ही ना रहे। ये कहते हुए उसके आसपास का ऑरा खतरनाक हो रहा था, यहाँ तक कि आसपास दूर खड़े हुए लोगों को भी यह एहसास हो रहा था कि हर्षवर्धन इस वक्त कितना गुस्से में है। और गायकवाड़ परिवार तो सच में डर से कांप रहा था। सबसे ज्यादा अगर किसी के तोते उड़े हुए थे तो वह थी गीता गायकवाड़। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो वो सपने देख रही थी को दुनिया की टॉप के रिचेस्ट आदमी से शादी करेगी और सब पर हुकूमत करेगी और हर किसी को नीचा दिखाएगी। वह सपना सपना ही रह गया। ऊपर से एक नज़र हर्षवर्धन को देखते ही वह उस पर फिदा हो गई थी। अब तो उसे हर्षवर्धन हर हालत में चाहिए था। जहां पहले वह उसे नीचे नजरों से देखती थी, अब वह उसे हासिल करना चाहती थी, लेकिन हर्षवर्धन ने तो उसे एक नज़र देखा तक नहीं। ऊपर से उसकी एक बीवी भी है। गीता गायकवाड़ के मानक कुछ ज्यादा ही ऊंचे थे। यही वजह थी कि इतने साल होने के बाद भी उसने शादी नहीं की थी। यहाँ तक कि वह तकरीबन 30 साल की हो चुकी थी, जहां रॉयल परिवार में बचपन से ही शादी पक्की कर दी जाती थी। यहाँ तक कि कानूनी उम्र आते आते तो ज्यादातर लड़कियों की शादी हो ही जाती थी, ज्यादा से ज्यादा 20 वरना तो 18 साल में ही शादी हो जाती थी। वहां गीता गायकवाड़ अभी भी कुंवारी थी, क्योंकि वह हर किसी को खुद से नीचे समझती थी। बस हर्षवर्धन उसकी नजरों में आया था। अब उसकी आंखों में हर्षवर्धन को हासिल करने का पागलपन नजर आ रहा था। वह गुस्से में बोली, मिस्टर रावत, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे मंगेतर हैं और आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आपकी शादी हो गई है, हमारी सगाई होने वाली है। आप इस तरह से हमें बेइज्जत नहीं कर सकते। ये सुनकर हर्षवर्धन तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अनाया गायकवाड़ परिवार को घूरते हुए बोली, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि हर्षवर्धन को झूठ बोलने की जरूरत है या फिर किसी के सामने कुछ भी प्रिंटन करने की जरूरत है? और वैसे भी हमारी शादी कोई आजकल नहीं हुई है, 2 साल होने को आए हैं। और तुम्हें अगर किसी को गुनहगार समझना है तो उसे समझो जिसने तुम्हारे साथ शादी की बात पक्की की है। इसमें हम लोगों को क्या लेना देना? ना ही हम किसी गायकवाड़ परिवार को जानते हैं, ना ही हमारी कभी मुलाकात हुई है। तुम लोग ऐसे ही हम पर चढ़े जा रहे हो और मेरे सामने ही मेरे पति की शादी की बातें कर रहे हो। क्या ये तुम लोगों को थोड़ा बेतुका नहीं लगता? हर्षवर्धन जो पहले से ही गुस्से में था क्योंकि मिसेज गायकवाड़ ने अनाया की बेइज्जती की थी, वह लोगों को घूरते हुए बोला, माफी मांगो मेरी बीवी से, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए वह उन सबको घूरते लगा। आसपास का माहौल बिगड़ता देख मित्तल परिवार को भी चिंता हुई। जाहिर सी बात है ये पार्टी उन्होंने ही दी थी और हर्षवर्धन को नाराज करने की उन लोगों के पास हिम्मत नहीं थी। वही मिस्टर स्मिथ जो कब से ये तमाशा देख रहा था, वह क्यूरोस नजरों से अनाया को देख रहा था। उसकी दिलचस्पी अनाया में बढ़ रही थी। वह माहौल को गर्म देखकर माहौल को हल्का करने के लिए बोला, मिस्टर रावत, अब छोड़ भी दीजिए, यह उन लोगों की गलती है।
वैसे भी आप जैसे महान हस्ती से तो कोई भी परिवार जुड़ना चाहेगा। अगर कोई परिवार आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आपको बड़ा दिल रखकर उन्हें माफ कर देना चाहिए। मिस्टर स्मिथ की बात सुनकर सबको गायकवाड़ परिवार पर तरस आ रहा था। वही वह सोच रहे थे कि हर्षवर्धन मिस्टर स्मिथ की बात मान ली और गायकवाड़ परिवार को छोड़ दे ताकि पार्टी में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन हर्षवर्धन मिस्टर स्मिथ को घूरते हुए बोला, मिस्टर स्मिथ, मुझे लगता है आप काफी दिलदार हैं, जो आप अपनी पार्टनर के खिलाफ कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। मुझे अपनी बीवी पर किसी की ऊंची आवाज तक बर्दाश्त नहीं है और इन लोगों ने तो मेरी बीवी के कैरेक्टर पर उंगली उठाई है। तो आपको क्या लगता है मुझे इन लोगों को इतनी आसानी से माफ कर देना चाहिए? मैं इतना भी दिलदार नहीं हूँ। इतना बोल कर वो अनाया की कमर में हाथ डालता है और अनाया को एक कोने की ओर ले जाने लगता है, क्योंकि वह लोग कब से खड़े थे और अनाया को प्रेगनेंसी की हालत में इतना खड़ा रहना अच्छी बात नहीं थी। ये वही जगह थी जहां पर बंसल परिवार, जिंदल परिवार और खुराना परिवार के बच्चे बैठे हुए थे। उन लोगों ने भी ये तमाशा देखा था। उन लोगों का भी खून खौल रहा था। जिंदल परिवार के दोनों भाई तो गुस्से में गायकवाड़ परिवार को पीटने के लिए आगे ही आ रहे थे। अगर रिधान बंसल और विधान बंसल ने उन्हें रोका नहीं होता तो वह पहले ही आगे बढ़ चुके होते। जैसे ही अनाया वहां आई, हर्षद जिंदल आगे आया और खुद अनाया को जूस का ग्लास देते हुए बोला, प्रिंसेस तुम ठीक तो हो? हर्षवर्धन ने भी जूस को अपने हाथ में लेते हुए अनाया को खुद पिलाया। उसके बाद वह उसी के पास सोफे पर बैठ गया। ये बड़ा सा गोल काउच था जहां पर आरामदायक बैठक थी, वहीं पर वह लोग बैठे हुए थे। ये थोड़ा कोना वाला एरिया था, इसीलिए आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। दूसरा रीजन था, वहां पर कुछ गार्ड्स थे, क्योंकि वहां पर बैठे हुए सभी देश के सबसे ज्यादा अमीर परिवार के बच्चे थे, तो जाहिर सी बात है उनके साथ कुछ सिक्योरिटी भी होगी। इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी वहां जाने की। जैसे ही वह वहां बैठे, अनाया ने खुद को रिलैक्स करने के लिए पीछे टेक लगा लिया। उसे नहीं लगा था कि सच में इस पार्टी में भी ऐसा कोई तमाशा होगा। वही हर्षवर्धन तो पूरा जोरों का गुलाब बना हुआ था। इस वक्त उसे बिजनेसमैन के बीच होना चाहिए था उनके साथ बातें करने के लिए, लेकिन हर्षवर्धन अपनी बीवी को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और उसे पता था कि उसकी बीवी अपने आसपास अनजाने लोगों से अनकंफर्टेबल महसूस करती है। इसीलिए वह भी उसी के पास बैठ गया। यहाँ तक कि उसके कुछ बिजनेस पार्टनर जो दूर से तमाशा देख रहे थे, वह भी उसे ग्रिड करने के लिए उसके पास आए और हर्षवर्धन भी आराम से उनके साथ बातें कर रहा था। दूसरी ओर अनाया हर्षवर्धन के पास बैठे हुए ही रेशमा से बात कर रही थी। राधिका आज पार्टी में मौजूद नहीं थी। बाकी के लोग बिजनेस के बारे में बातें कर रहे थे, वही ये तीनों अपने में खोए हुए थे। यहाँ तक कि बेला भी उसके साथ शामिल हो गई और उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। कुछ लड़कियां जो वहां बैठे हुए लड़कों की ओर अट्रैक्ट हो रही थी, वह उनसे बातें करना चाहती थी, इसीलिए धीमे धीमे करके वह उस एरिया की ओर आगे बढ़ रही थी जहां पर हर्षवर्धन बैठा हुआ था और दूसरे लोग भी उसे देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उनके पास जाने की, यहाँ तक कि किसी बिजनेसमैन की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उनके पास जाने की। लेकिन भीड़ में एक बेवकूफ भी थी और वह थी मित्तल परिवार की बेटी, जो खुद को कुछ ज्यादा ही ऊंचा समझती थी। वह खड़ी हुई और अपनी दोस्तों की ओर देखकर बोली, तुम लोग बस यहीं पर डरते रहो, देखो मैं कैसे वहां जाकर उनसे बात करती हूँ। आदमी को बस खूबसूरत और हॉट लड़की चाहिए जो उनके काबिल हो, और वहां बैठा हर आदमी थोड़ी देर में मेरी अगली पर नाचेंगे। इतना बोलकर वह अपनी ड्रेस को ठीक करती है। वैसे भी उसने ड्रेस काफी छोटी पहनी थी। वैसे कपड़ा तो ज्यादा था, लेकिन कमर से नीचे एक लंबा कट था जिसमें उसके दोनों पैर नजर आ रहे थे। पीछे से बैकलेस था और आगे से हैवी डिप गला था। ये पार्टी गाउन से ज्यादा कोई फैशन मैगजीन का फोटोशूट लग रहा था। ऐसा गाउन था, लेकिन फिर भी वह खुद को कुछ ज्यादा ही महान समझ रही थी। इसीलिए वह अपने हाथ में वाइन ग्लास लेते हुए हर्षवर्धन की ओर बढ़ी। ज्यादातर लोगों का ध्यान इस कोने पर था क्योंकि हर्षवर्धन रावत वहां मौजूद था। ऊपर से बंसल परिवार के दोनों बेटे भी वहीं पर मौजूद थे। लोग उनसे भी बातें करना चाहते थे और रही कहीं असर हर्षद जिंदल ने पूरी कर दी थी। आखिरकार हर किसी के ऊपर मिलिट्री खानदान आता था और इस वक्त हर्षद जिंदल की पावर भी मिलिट्री में कुछ कम नहीं थी। इसीलिए लोग वहां जाने से डर रहे थे, बस उसे देख रहे थे।
और वहां इस तरह से मित्तल परिवार की बेटी को जाता देखकर हर किसी की आंखें चमक गई। यहाँ तक कि उसके पीछे पीछे हिम्मत करके उसकी 2-3 चम्मचियां भी चली गई। थोड़ी ही दूर पर गार्ड ने उन्हें रोक लिया। वही ये देखकर बाकी लोगों को हंसी आ रही थी, लेकिन मित्तल परिवार की बेटी तो कुछ ज्यादा ही घमंडी थी। उसने बेशर्मी से कहा, तुम लोग मुझे रोक कैसे सकते हो? तुम लोग भूल रहे हो, मेरे डैड इस पार्टी के होस्ट है। वही यह सुनने के बाद भी गार्ड उस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए मित्तल परिवार की बेटी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से यहाँ रोकने की? तुम जानते भी हो मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। मैंने कहा हम इस पार्टी के होस्ट हैं, फिर भी तुम उन लोगों से मुझे मिलने नहीं देने जा रहे हो। तुम्हें पता भी है इसका अंजाम क्या हो सकता है? तुम अपनी नौकरी भी खो सकते हो। ये बात उसने इस अंदाज में कही थी जैसे सच में उसके कहने पर हर्षवर्धन उन सबको नौकरी से निकालने वाला हो। वहां पर बहस बढ़ता हुआ देखकर अनाया की आंखें छोटी हो गई और वह रजत को इशारा करती है कि उसे लड़की को अंदर आने दे, क्योंकि अनाया नहीं चाहती थी कि पास बैठे हुए आदमियों की बातों में डिस्टर्ब हो। जैसे ही मिस मित्तल अंदर आई, उसने अनाया और जीविका पर ध्यान नहीं दिया, न ही उसके नजदीक गई। वह तुरंत ही दूसरी साइड गई जहां पर लड़के बैठे हुए थे, या फिर कह सकते हैं बंसल ब्रदर और हर्षवर्धन बैठे हुए थे। यहाँ तक कि हर्षद जिंदल भी इस साइड बैठा हुआ था। मिस मित्तल की हरकत देखकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। तभी जीविका अनाया को देखते हुए बोली, अंडस्को, वैसे अनाया तुमने उसे अंदर तो बुला दिया, लेकिन वह घटिया मधुमक्खी है जो तुम्हारे ही शहद पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, अंडस्को, ये तो मैं भी कह सकती हूँ कि उसकी नजरें तुम्हारे शहद पर भी हो सकती है। जैसे मुझे नहीं पता तुम्हारे और विक्की के बीच क्या चल रहा है। ये सुनकर जीविका नजर चुराते हुए बोली, लेकिन भूलो मत यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उसमें सबसे प्रभावशाली इंसान तो मिस्टर रावत ही है, तो शायद इस वक्त मेरा नंबर नहीं है। तो अनाया भी इतराते हुए बोली, अंडस्को, मिस मित्तल भी जानती है कि हर्षवर्धन रावत उसकी औकात से बाहर है, तो शायद वह उसके नजदीक नहीं जाएगी। उसे मरने का शौक थोड़ा ही होगा। उसके बाद इन दोनों की ही नजरें पास बैठी हुई रेशमा पर गई, जो उसे किसी बकरे की तरह घूर रही थी। ये देखकर रेशम हड़बड़ाते हुए बोली, कहना क्या चाहती हो तुम दोनों? तो अनाया बोली, अंडस्को, जाहिर सी बात है तुम्हें अपने पति की रक्षा करने की जरूरत है। उसके आसपास मधुमक्खी बिन बिना रही है, मुझे लगता है उसकी नज़र तुम्हारे हस्बैंड पर है। ये सुनकर रेशमा भी उसे देखती है, तो सच में मिस मित्तल सीधे ही हर्षद के पास जाकर खड़ी हुई थी। हालांकि उसने सबसे पहले हर्षवर्धन को ग्रिड किया, अपने वाइन का गिलास ऊपर करके, जो उसके सामने बैठा था, लेकिन वह खड़ी हर्षद जिंदल के पास थी, क्योंकि उसे हर्षवर्धन से डर लग रहा था। क्या मिस मित्तल करेगी कोई गलती जो उसे नहीं करनी चाहिए? और क्या होगा जब इस पार्टी में आएगा कोई नया मूड? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।